अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। फैजाबाद धरना केस के खिलाफ नजरसानी की अपीलों पर आज 4 साल बाद अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस अहम तरीन केस को 4 सालों में समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया था। और इन 4 सालों के दौरान अदालत के अंदर का माहौल और बाहर के सियासी हालात सब कुछ बदल चुका है। और हैरानकुन तौर पर जनरल बाजवा पर मुसलसल तनकीद करने वाली और जनरल फैज हमीद का गुज़िश्ता कई बरसों तक दिफा करने वाली तहरीक इंसाफ, यहाँ तक कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए बतौर DGISI जनरल फैज हमीद को ओहदे पर बरकरार रखने की जिद करने वाले इमरान खान की तहरीक इंसाफ आज जनरल फैज हमीद और दीगर के दिफा से भी पीछे हट गई है। और तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ फैजाबाद धरना केस में रिव्यू की दरख्वास्त वापस ले ली है, बल्कि एक बड़ा यू टर्न लेते हुए फैसले पर अमल दरामद की सदा कर दी है, जिसके जनरल फैज हमीद और दीगर पर गहरे मनफी असरात हो सकते हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक से मुआहदे में बतौर जामिन उनके दस्तखत मौजूद हैं और फैजाबाद धरने में उनके किरदार पर मुसलसल सियासी जमातें तनकीद करती रही हैं। और आज रियासती इदारों और सियासी जमातों समेत जिसने फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलें की थी, उनमें से ज़्यादातर ने अपनी अपीलें वापस ले ली हैं। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पेमरा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने अपनी नजरसानी की दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। सिर्फ MQM और एजाजुल हक ने अब तक अपीलें वापस नहीं ली हैं, जबकि शेख रशीद के वकील ने इल्तवा की सदा कर रखी है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तों की समाअत की। समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे और क्या मुहरकात थे कि मामला यहाँ तक पहुँचा और कितनी बड़ी अहमियत है और कितना खतरा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि तहरीक इंसाफ खुद अब इस फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही है। वो सब आपके सामने रखेंगे। आज समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि वफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था कि अब क्यों केस वापस लेना चाहते हैं। पहले कहा गया कि फैसले में गलतियां हैं, अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नजरसानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत और थी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आपने तहरीरी दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अपना बयान दे रहा हूँ। पेमरा के वकील हाफिज एहसान ने भी कहा कि मैं भी अपनी नजरसानी अपील वापस ले रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस पर सवाल था कि किसकी हिदायत पर ये अपीलें वापस ले रहे हैं। YouTube चैनल्स पर तबसरे किए जाते हैं। शेख रशीद के वकील तो वजीर बन गए हैं, तो अपना मुतबादिल मुकर्रर करके आ जाएं। मैं पहले कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। ये रेगुलर बेंच है, खुसूसी बेंच नहीं है। नजरसानी दरख्वास्तें फौरी तौर पर मुकर्रर होती हैं, मगर ये तो 4 साल मुकर्रर ही नहीं हुई। फैसला देने वाले एक जज जस्टिस मुशीर आलम रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उस बेंच के सामने केस नहीं लगा। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने भी दरख्वास्त वापस लेने की सदा कर दी और तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। तो चीफ जस्टिस ने अली जफर से सवाल किया कि क्या आपको दरख्वास्त वापस लेने का इख्तियार है? अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाज़त देगी। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि नहीं, हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते हैं। एक मरहले पर जब साबिक चेयरमैन पेमरा भी रोस्ट्रम पर मौजूद थे, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना के फैसले से अमल दरामद से मुतालिक सवाल उठा दिए और रिमार्क्स देते हुए कहा कि पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है। अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई हैं? चीफ जस्टिस ने पेमरा के वकील से सवाल किया कि क्या नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है? जो अथॉरिटी में रह चुके हैं वो टीवी और YouTube पर तकारीर करते हैं, कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, तो हमें आकर बताएं। हम ये दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा रख लेते हैं। किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे, आप तवील प्रोग्राम कर लें, मगर हर इदारे को तबाह ना करें। यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया। हम पेमरा की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा रखेंगे, कल को ये ना कहे कि हमें सुना नहीं गया। सवाल तो उठता है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? आखिर सब इतने डरे हुए क्यों हैं? इस मरहले पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल होना चाहिए। इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि फैजाबाद धरना केस लैंडमार्क जजमेंट है, फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इदारों को तबाह ना करें, अवामी इदारों के बारे में ऐसा ना करें। यह हुक्म नहीं है बल्कि दरख्वास्त है। अगर किसी ने कोई बात करनी है तो तहरीरी सूरत में करे। 2017 का मामला है, जहाँ से नजरसानी आने की उम्मीद थी वहाँ से तो नहीं आई है। खादिम रिजवी काबिल तारीफ हैं कि उन्होंने गलती तस्लीम की थी, जिसके बारे में फैसला था
उसने पूरे दिल से तस्लीम किया। गलतियां सबसे होती हैं, बड़ापन गलती तस्लीम करने में है। इस मरहले पर तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने फिर कहा कि तहरीक इंसाफ फैज़ाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहती है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर कहा कि मैं तीसरी मरतबा शरई उसूल के तहत पूछ रहा हूँ कि आप वाकई दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो अली जफर ने कहा कि मैं हिदायत की रोशनी में कह रहा हूँ कि हम दिफा नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि आप अच्छी शोहरत के वकील हैं, हमें आप पर यकीन है। इलेक्शन कमीशन के वकील कमर अफजल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ले रहा है। इलेक्शन कमीशन 2020 में बदल चुका है। इलेक्शन कमीशन अब इस दरख्वास्त की पैरवी करना नहीं चाहता है। अब तो फैसला आए बहुत वक्त गुजर चुका है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर रिमार्क दिए कि आप हम पर उंगली तो उठाएं कि इतना अरसा क्यों केस मुकर्रर नहीं हुआ। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझसे पहले वाले कंट्रोल कर रहे थे कि क्या मुकर्रर हो क्या ना हो? इलेक्शन कमीशन के वकील कमर अफजल ने जवाब दिया कि मैं ये नहीं कहूँगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस मौके पर रिमार्क दिए कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहना था कि क्या इलेक्शन कमीशन को तब हुक्म आया था कि नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दो? सच बोलें, सच ही आपको आज़ाद करेगा। इलेक्शन कमीशन मुल्क का आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन भले अपनी वक़्त भूल जाए, हम याद दिलाते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त ली थी। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि इजाज़त है, दरख्वास्त दायर करें। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहिब आप कुछ कहना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि फैज़ाबाद धरना केस का फैसला सबकी जिम्मेदारियों से मुताल्लिक था। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस को पहले मुकर्रर होना चाहिए था। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन अदालत वक्त दे दे। दौरान सवाल तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन शुएब शाहीन ने अदालत से फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद की इस्तदा करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद हो। चीफ जस्टिस ने शुएब शाहीन से सवाल किया कि क्या आप केस में फ़रीक हैं? शुएब शाहीन ने चीफ जस्टिस को जवाब दिया कि मैं फ़रीक नहीं हूँ, मेरी जमात फ़रीक है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अहम रिमार्क देते हुए कहा कि एक और साहब भी हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। उन साहब के बारे में बात नहीं करना चाहता कि उनके केसेस मेरे सामने आएंगे। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा गया। अब आप सब आकर कह रहे हैं कि दरख्वास्तें वापस लेनी हैं। इन फजूल किस्म की दरख्वास्तों पर अटॉर्नी जनरल पर जुर्माना आयद करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब ठीक है? क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नज़रसानी दायर की थी? ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है, या हमेशा से होता आया है? पाकिस्तान में वो चलता है जो पूरी दुनिया में नहीं होता। पाकिस्तान में कहा जाता है कि हुक्म ऊपर से आया है। इलेक्शन कमीशन बताए कि किसने कहा था कि नज़रसानी दायर कर दो? नाउज़ बिल्ला, ऊपर से हुक्म अल्लाह का नहीं, यहाँ किसी और का होता है। हम अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी झूठ से मना किया है। जो हुआ उसका एतराफ़ तो कर लें, जज़ा सज़ा बाद में होगी। एतराफ़ जुर्म तो करें, मान लें कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फ़र्द वाहिद के हवाले कर दिया गया था। आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो गया है। हिम्मत है तो कहें कि तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? पूरे पाकिस्तान को मुंजमिद किया गया। खादिम रिजवी मरहूम ने तो तस्लीम किया, आप लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। किसका डर है? ऊपर वाले का तो नहीं है। आखिर किससे डरते हैं? टीवी पर जाकर भी तकरीरें करेंगे तो अदालत को ही सच बता दें। बताएं क्या मामला था आखिर 2017 में? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने इस पर कहा कि आपका फैसला तमाम हक़ाइक़ बयान कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर कहा कि जब फैसला दुरुस्त है तो नज़रसानी में क्यों आए हैं? कौन सा नक्स था जो तब फैसले में था और अब नहीं है? कराची में 55 लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ जो भी हो, कहा जाता है कि मट्टी पाओ, लोग मर जाएं, मट्टी पाओ। हजरत उमर ने कहा कि दरिया के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मैं जवाब दे हूँ। जत्थे की ताकत की नफ़ी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। सबक नहीं सीखा हमने? जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते हैं? पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है। जर्मनी में फाशिज्म था, उन्होंने तस्लीम किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो गलतियां भी तस्लीम नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए, एहतसाब से किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि नज़रसानी दरख्वास्तें पहले क्यों ना लगीं? यह कहना ठीक नहीं होता
कि नई हुकूमत या पुरानी हुकूमत, हुकूमत हुकूमत ही रहती है, पार्टी जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट भी वही रहती है, जज चाहे कोई भी हो। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने कहा कि अदालत के फैसले पर अमल दरामद ही होना चाहिए। हम फैसले में दी गई 17 हिदायत पर अमल से सही सिमत में चलेंगे। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कमरा अदालत में फैजाबाद धरना केस का फैसला पढ़कर सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फईसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि फैजाबाद धरना केस का मुआहदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। इस धरने के बाद कई और ऐसे ही वाकयात सामने आए। अगर उस वक्त इस फैसले पर अमल दरामद होता तो बाद में संगीन वाकयात ना होते। अल्लाह ने सूरह तौबा की आयत नंबर 19 में सच्चे लोगों का साथ देने का कहा है। आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया है। अब आपका इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं देते हैं। देखना होगा कि ये केस लाइव नशर हो सकता है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि सुना है कि पब्लिक ने सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात को पाक भारत मैच से भी ज़्यादा एंजॉय किया। चीफ जस्टिस काजी फईसा ने इस पर रिमार्क्स दिए कि इंसाफ तो होता हुआ नजर आना चाहिए। ये सब ने तस्लीम किया कि अदालती फैसला सच था, हमारा इम्तिहान पास हो गया, अब आपकी बारी है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने समाअत 2 माह के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2 माह बहुत ज़्यादा हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 माह तो दे दें ताकि आपको कोई पेशरफ्त बता सकें समाअत के इख्तिताम पर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सूरह तौबा का जिक्र करते हुए रिमार्क्स दिए कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस की समाअत के हुक्मनामे में कहा कि केस में जवाबात 27 अक्टूबर तक जमा कराए जाएं। वजारत दिफा ने बजरिया अटॉर्नी जनरल दरख्वास्त की मजीद पैरवी ना करने की इस्तदा की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और पेमरा ने भी दरख्वास्त की पैरवी ना करने की इस्तदा की है। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने भी दरख्वास्त की पैरवी ना करने की इस्तदा की है। अभी दरख्वास्तें वापस लेने की दरख्वास्तों पर फैसला नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि फैजाबाद धरना केस का फैसला दुरुस्त था। फरीकैन की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा पर हैरानगी है। फरीकैन को आइंदा समाअत पर पेश होने का मौका दे रहे हैं। शेख रशीद को नया वकील करने का वक्त दिया जा रहा है। एजाजुल हक बयान हल्फी जमा कराएं कि उन्हें ISI की रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इस केस का सारा पस मंज़र आपके सामने रखते हैं। नून लीग की हुकूमत में अक्टूबर 2017 में पास होने वाले इलेक्शन एक्ट में शामिल चंद तरामीम पर तनाज़ा खड़ा हुआ था, जिसके बाद उस वक्त की नून लीग की हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में उन शिकों को उनकी पुरानी शक्ल में बहाल कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद तहरीक लब्बैक ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन एक्ट में ख़त्म नबुव्वत से मुताल्लिक शिक को जानबूझकर बदला गया है और ये एक बड़ी साजिश है। इमरान खान का भी उस वक्त यही मौक़िफ़ था, जो वो जलसों और मीडिया इंटरव्यूज़ में दोहराते रहे, सेमिनार्स में दोहराते रहे और ये कहते रहे कि वो हुकूमत में आकर इस हवाले से एहतसाब करेंगे, एहतसाब का नारा लगाते रहे। फिर उस वक्त तहरीक लब्बैक ने एहतजाज शुरू कर दिया और एहतजाज को जारी रखते हुए TLP ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर क़ानून ज़ाहिद अहमद उन तरामीम के ज़िम्मेदार हैं और उनके इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद में नवंबर के शुरू में धरना दे दिया। 21 नवंबर 2017 को जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फईसा पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मामूल के मुकदमात की समाअत कर रहा था कि वकला की अदम पेशी की शिकायत होने लगी। इसी दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एक वकील ने अदालत को बताया कि फैज़ाबाद के मकाम पर धरने की वजह से अदालत पहुंचने में वकला और साइलिन को दुश्वारी का सामना है। इस पर अदालत ने फैज़ाबाद धरने पर खुद नोटिस ले लिया। 26 और 27 नवंबर 2017 की दरमियानी रात हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदा हो गया। इस मुआहदे पर ISI के उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ हमीद ने बतौर जामिन दस्तखत किए, यानी एहतजाज और तोड़ फोड़ करने वालों और रियासत के दरमियान गारंटी जनरल फैज़ हमीद ने दी। सिर्फ यही नहीं, जिस वक्त तहरीक लब्बैक रियासत की रिट चैलेंज कर रही थी और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था कि कार्रवाई करे, तो उस वक्त के DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट करते हुए हुकूमत और एहतजाजी जत्थों को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया और लिखा कि आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को फ़ोन करके ये तजवीज़ दी है कि वो इस्लामाबाद के धरने को पुरअमन तरीके से हैंडल करें और दोनों फरीक तशद्दुद को नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये कौमी मफाद में नहीं है। और फिर बात यहाँ भी नहीं रुकी, बल्कि धरने के अख्तिताम पर DG रेंजर्स की धरने के शुरका में पैसे तकसीम करने की वीडियो भी सामने आई। और फिर फरवरी 2019 में जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया और जिसमें कहा गया कि अदालत हुकूमत पाकिस्तान को वजारत दिफा के ज़रिए और आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ को हिदायत करती है कि वो अपने मातहत उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, मगर बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत फैसले पर अमल दरामद करती। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने मई 2019 में जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ ही रेफरेंस सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाया, जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया। खुद जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 15 अप्रैल 2021 की समाअत में अदालत के सामने पेश होकर कहा था कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के बाद मुझ पर क़यामत बर्पा की गई। मुझे ओहदे से हटाने की ख्वाहिश की वजह यह है कि मैंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया था।
6 फरवरी 2019 को जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस में 43 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी कर दिया था। फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया था और उसमें लिखा था, और ये फैसला आप सुनिए और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आज तहरीक इंसाफ कितना बड़ा यू टर्न लेकर इस पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही है। फैसले के मुताबिक तमाम हसास इदारों की मुत्तफ़िक़ा राय है कि तहरीक लब्बैक इस धरने से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती थी। उन्होंने मजहबी जज्बात को उभारा, नफरत की आग लगाई और फिर मुजाहिरीन तशद्दुद पर उतर आए और अमलाक को तबाह कर दिया, जिससे 16 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। तकरीबन तमाम मुआशी सरगर्मियों को तहरीक लब्बैक ने रोक दिया था। खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सियासतदान भी धरने में गए। तहरीक लब्बैक को प्राइम टाइम में फ्री मीडिया पब्लिसिटी दी गई। इस जमात का नाम रातों रात घर घर में लिया जाने लगा। जैसे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि इसके बाद 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक के अरकान सिंध असेंबली मुंतखब हुए और बतौर जमात तहरीक लब्बैक को बड़ी तादाद में वोट भी मिला। जैसे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि तहरीक लब्बैक और उसके हामी तमाम मामलात में पुरज़म थे कि वो शहरियों की ज़िंदगी को मुतासिर करें। इस चैलेंज से निमटने के लिए हुकूमत, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैयारी बहुत कम थी। ये अब तक वाज़ेह नहीं है कि मुख्तलिफ इदारों के दरमियान क्या खातिर ख्वाह हद तक हम आहंगी थी या नहीं थी। लगता तो यह है कि विजन का फुकदान था और कशमकश इस मामले में गालिब रही। जैसे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि सहाफ़ी, एडिटर्स, अखबार, ब्रॉडकास्टिंग के इदारों ने यह शिकायत की कि मीडिया को दबाया और खामोश किया जा रहा है। ज़ाहिरी और खुफिया सेंसरशिप गैर आईनी है। जैसे काजी फाइज ईसा ने फैसले में लिखा कि मुजाहिरीन जो लोगों के सड़कों के इस्तेमाल के हक़ को मुतासिर करते हैं या अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तमाम इदारों को अपने मैंडेट से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। वो आज़ादी इजहार राय पर कदगन नहीं लगा सकते और ना ही उनके पास ये अख्तियार है कि वो इशात और नशरियात की मैनेजमेंट और अखबारात की तरसील में मुदाखलत करें। आइन फ़ौज के किसी भी रुकन को सियासी मामलात में शामिल होने से रोकता है, जैसे कि किसी सियासी जमात या फ़र्द की हिमायत करना। अदालत हुकूमत पाकिस्तान को वजारत दिफा के ज़रिए और आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ को हिदायत करती है कि वो अपने मातहत उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। यही वो फैसला था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वजारत दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के जरिए हिदायत की थी कि वो हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करें। लेकिन इस फैसले के बाद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने एहलकारों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये तासुर ज़रूर पैदा हो गया कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हो गई थी और इसी के नतीजे में उनके खिलाफ रेफरेंस आया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाई। 6 फरवरी 2019 को जस्टिस काजी फाइज ईसा का तहरीर करदा यह फैसला जारी हुआ और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने की सिफारिश कर दी और सदर आरिफ अलवी ने अपना माइंड अप्लाई किए बगैर मई 2019 में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक रेफरेंस भेज दिया, जिसे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तवील अदालती कार्रवाई के बाद 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया, जबकि 10 में से 7 जजों ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों का मामला FBI भेजने का हुक्म दे दिया और FBI को हिदायत की कि वो 3 माह में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके उसकी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जमा करवाए। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझे कि लंदन में जायदाद खरीदने के लिए पैसे भिजवाने में जस्टिस काजी फाइज ईसा का किरदार है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई कर सकती है। मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इस फैसले पर नजरसानी की अपीलें दायर की, इस फैसले के खिलाफ दायर की। इस दौरान मुसलसल जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। तहरीक इंसाफ के वज़रा जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की तज़हीक करते रहे। मीडिया में उन्हें बदनाम किया जाता रहा। वो अपने दिफा में आवाज़ उठाते तो तहरीक इंसाफ के वज़रा और तज़हीक करते। इसी दौरान उस वक्त के वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि 1 हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं, अगर जवाब दिया तो दुख हुआ से तौहीन होगी के भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉडफादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक है तो मुस्ताफी होकर काउंसलर का इलेक्शन लड़ लें। मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। और जब उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी काबीना और उनके दोस्तों के असासों पर सवाल उठा तो उस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और करीबी दोस्त जुल्फ़ी बुखारी ने भी हमारे प्रोग्राम में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का दिफा किया और कहा कि इसका मवाजना किसी और से नहीं किया जा सकता।
मुल्क में एक सुप्रीम कोर्ट के जज और उनकी अहलिया बाकायदा तौर पर, जिनको इस वक्त मेडिकली भी वो फिट नहीं हैं, उनके वालिद की डेथ हुई, वो एफबीआर को भुगत रही हैं। उनके बच्चे बाहर हैं, वो भी उस तरीके से रेमिटेंसेस भेजते होंगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं। एक्सपेट्रिएट्स हैं जिनको इज्जत मिलनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं, वो एफबीआर भुगत रहे हैं। तो आप जब बात आती है वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने दोस्तों की और अपनी काबीना की, तो फिर ये सारे के सारे के जी दुनिया क्या चाहती है और दुनिया और कानून क्या कहता है, फिर कानून के तहत दूसरों को नहीं देखते, वो दूसरों के लिए एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव बनाते हैं वो। तो आप लोगों के लिए भी उस नैरेटिव में क्या जगह है? आप लोग फिर कानून की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक इनकम्पेरेबल कंपैरिजन आपने की है जो मुनासिब ही नहीं है। एक इंसान जज है, उनकी इनकम सारी यहाँ अंदर है पाकिस्तान के अंदर, उनसे सिर्फ ये पूछा गया है कि साबित करे कि आपने बाहर। हालांकि जैसे काजी फ़ाइज़ और उनकी अहलिया ने पैसे पाकिस्तान से बाहर बैंकिंग चैनल के ज़रिए भेजे जाने की पूरी मनी ट्रेल दिखा दी थी, उसके बावजूद उनको पूरे मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा। इसी दौरान जैसे काजी फ़ाइज़ की अहलिया सरीना ईसा के वालिद का इंतकाल हुआ, मगर उस वक्त भी उन्हें नहीं बख्शा गया। मुसलसल ट्वीट्स और मीडिया ट्रायल जारी रखा गया। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ ने अपने हामी मीडिया और सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स का भरपूर इस्तेमाल किया। और मई 2019 में जब यह रेफरेंस फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया, तो तवील समातों के बाद 10 रुकनी बेंच ने यह रेफरेंस खारिज तो कर दिया, मगर 7 जजेस ने यह फैसला भी दिया कि एफबीआर जैसे काजी फ़ाइज़ की अहलिया और उनके बच्चों के असासों की तहकीकात करे। एफबीआर की तहकीकात का जायजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेगी और जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। मगर 3 जजेस, जिनमें जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ के अहले खाना के असासों की एफबीआर से तहकीकात कराने से इख्तलाफ किया और लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेस काबिल समात ही नहीं है, लिहाजा उन्हें खारिज कर दिया जाए। इन रेफरेंसेस के जरिए अदलिया की आईनी आज़ादी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। अदालत यह करार दे कि रेफरेंस प्रॉक्सी की तरफ से दायर किया गया और यह काबिल समात नहीं है जब तक इस दरख्वास्त पर फैसला नहीं आ जाता। फिर 4 माह बाद जस्टिस मकबूल बाकिर का इख्तलाफी नोट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के पीछे असल मुहरकात और साजिश पर तफसील से रोशनी डाली। जिससे मकबूल बाकिर ने लिखा था कि इस केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बदनीयती के खदशे का इजहार किया। रेफरेंस दायर करने से 2 महीने पहले हुकूमती इत्तेहाद, तहरीक इंसाफ और MQM ने रिकॉर्ड पर कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जज रहने के लायक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला लिखा है। यहाँ तारीखें बहुत अहम हैं। 7 मार्च 2019 को नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई, जबकि 10 अप्रैल 2019 को हुकूमत की प्रॉक्सी शिकायत कुनंदा डोगर ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस की दरख्वास्त दायर कर दी। अपनी दरख्वास्त के जरिए हुकूमत ने रेफरेंस के पीछे अपने मकासद को वाज़े कर दिया था। ये वाज़े है कि रेफरेंस का मवाद लीक किया गया, जिससे बदनीयती जाहिर होती है। अब तक हुकूमत ने इस बात की तहकीकात तक नहीं कराई कि किसने मवाद लीक किया। इन सब हक़ाइक़ के बाद इस शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि ये रेफरेंस बदनीयती से निकला है, और ये मुश्तरका ख्वाहिश थी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को धरना केस के फैसले की नज़रसानी से गैर हाजिर रखा जाए। और फिर अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपीलों का फैसला सुना दिया, जिससे काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया और तस्लीम करते हुए 19 जून 2020 को के हुक्म को वापस ले लिया गया। 10 रुकनी बेंच ने 6-4 की अक्सरियत से न सिर्फ इस हुक्म को वापस लिया, बल्कि इस हवाले से होने वाली तमाम तर कार्रवाइयों को भी गैर कानूनी करार दे दिया। इसके बाद 29 जनवरी 2022 को इस केस का तफसीली फैसला जारी किया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ की अहलिया सरीना ईसा ने अदालती कार्रवाई और अपने जवाब में साबिक वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और उस वक्त के चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर अशफाक पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। फिर ये खबरें सामने आई कि जनरल फैज़ हमीद मुख्तलिफ जमातों और इदारों पर दबाव डाल रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ फौरी तौर पर रिव्यू पटिशन दायर की जाए, यानी कि जो फैज़ाबाद धरना केस था उसका जो फैसला जैसे काजी फ़ाइज़ ने दिया था उसके खिलाफ रिव्यू पटिशन दायर की जाए। इस हवाले से खबरें आई कि जनरल फैज़ हमीद दबाव डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ आज खुद इमरान खान मानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, जो एक बहुत बड़ी गलती थी। यानी एक तरफ जनरल फैज़ हमीद के कहने पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया ताकि वो इस केस का रिव्यू ना कर सकें, तो दूसरी तरफ जनरल फैज़ हमीद के कहने पर ही मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ समेत इदारे और जमातें जस्टिस काजी फ़ाइज़ के फैज़ाबाद धरना के फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर कर रहे थे। इस फैसले के खिलाफ अप्रैल 2019 में इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, पेमरा, इलेक्शन कमीशन, तहरीक इंसाफ, MQM, शेख रशीद अहमद और एजाजुल हक की जानिब से नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। और मई 2019 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। और फिर अदालत की जानिब से बरी होने के बावजूद और रेफरेंस खारिज होने के बावजूद तहरीक इंसाफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ केस बनाने की कोशिश करती रही। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव रिव्यू फाइल किया गया, लेकिन हुकूमत ख़त्म होने के बाद तहरीक इंसाफ ना सिर्फ इस केस से पीछे हट गई
बल्कि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस के आर्किटेक्ट पर भी सवाल उठाती रही कि रेफरेंस तो किसी और के ईमा पर बनाया गया और भेजा गया था। अब इमरान खान खुद मानते हैं कि वो रेफरेंस इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर भेजा गया था, तो क्या रिव्यू भी, इस केस का रिव्यू भी, फैज़ाबाद धरना केस का रिव्यू भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही फाइल किया गया था? मगर साबिक वज़ीर इमरान खान ने इसे गलती करार देते हुए इसकी जिम्मेदारी उस वक्त के वज़ीर कानून फ़रूख नसीम पर डाल दी, जबकि फ़रूख नसीम ने दावा किया कि रेफरेंस जैसे काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता था और वज़ीर आज़म ने इसके लिए इसरार किया था। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी गलती थी कि जस्टिस फाइसा के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया और मुझे मिसगाइड किया गया। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आपने बाकायदा इसरार किया, वरना यहाँ तक भी डिबेट हुई कि ये जो बार एसोसिएशन से बुकला का काम है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ आई भी है, हुकूमत का काम नहीं है, मगर आपने इसरार करके ये काम कराया, आपने मिसगाइड किया वज़ीर आज़म इमरान खान को जस्टिस फाइसा के खिलाफ। देखें टोटल नॉनसेंस। अब देखें मुझे पुश कर रहे हैं ना, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये सुबह 7 बजे फ़ोन आया इमरान खान साहब का मेरे पास और उनका कि फ़ौरन आओ। मैंने कहा सर आता हूँ। मैं 9 साढ़े 9 तक पहुँचा, नहीं मुल्क साहब जिंदा थे और उन्होंने यही कहा कि ये जो इनकी एसेट्स हैं ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फ़ौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। अच्छा, अब बात सारी ये है कि मुझे क्या पड़ी थी, डिसीजन मेकर तो इमरान खान साहब थे, सदर पाकिस्तान थे, ये सारा गलत है। जबकि खुद साबिक DG FIA बशीर मेमन ने 28 अप्रैल 2021 को हमारे प्रोग्राम में भी दावा किया कि हुकूमत चाहती थी कि FIA जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ केस तैयार करे। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है। जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ केस बनाना है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आजम, शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फ़रूख नसीम साहब के ऑफिस में, जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। फ़रूख नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है ये। उन्होंने कहा कि नहीं मिल के कर लेंगे और FBR और आप मिलकर करो और ये जो भी है, लेकिन आई रिफ्यूज्ड। ये FIA नहीं करेगी एज एन इंस्टीट्यूशन, हम अपने आप को ख़राब नहीं कर सकते। जिस वक्त फैज़ाबाद धरना केस पर नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हुई, उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे। उसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद और फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस बने, मगर ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। इस मुल्क के साथ क्या क्या होता रहा, एक सीनियर जज जस्टिस काजी फाइसा और उनकी फैमिली के साथ क्या क्या होता रहा, मगर इन 3 चीफ जस्टिस साहिबान ने एक अहम केस की समाअत मुकर्रर नहीं की। जस्टिस काजी फाइसा ने 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। 20 सितंबर को उनकी सरबराही में इंसाफ की फराहमी और बेंचेस की तश्कील के मौजू पर अहम इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने तजावीज़ दी। इस दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन आबिद साकी का चीफ जस्टिस से फैज़ाबाद धरने के फैसले पर मुकालमा हुआ, जिसके बाद 21 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने यह केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जिसकी आज समाअत हुई है। अब सूरत हाल यह है कि वही तहरीक इंसाफ जिसने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी, इस फैसले पर सख्त तनकीद की थी और इस फैसले की वजह से जस्टिस काजी फाइसा को भी निशाना बनाया था, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था। आज वही तहरीक इंसाफ एक बड़ा बल्कि बहुत बड़ा यूटर्न लेकर इस फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने आज कहा कि जस्टिस काजी फाइसा ने कानून की हुक्मरानी के लिए फैसला दिया था। फैज़ाबाद धरना केस जो कि बहुत अहम तरीन केस था, ये पाकिस्तान की तारीख का मैं समझूंगा कि सबसे अहम तरीन केसों में से एक केस है। और आज जो पोजीशन है वो हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा साहब ने जो रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए जो फैसला किया था, उसके ख़िलाफ़ जो रिव्यू पटिशन्स आई थी, आज मोस्ट ऑफ द पार्टीज़ ने उसको वापस लेने का फैसला किया है। और आज जो सवाल ये है कि क्यों ना उस जजमेंट को एग्जीक्यूट किया जाए। ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे कि फ़ैसले पर अमल दरामद की वजह से अगर जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है तो क्या इसके लिए भी तहरीक इंसाफ तैयार है। इसके अलावा हमने खुद जनरल फैज़ हमीद को भी प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है, उनका जवाब नहीं आया है, मगर प्रोग्राम जारी है और प्रोग्राम में आकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। प्रोग्राम में भी शामिल करें। तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया है, उसे आइन और कानून की हुक्मरानी करार दिया है। जनरल फैज़ हमीद अगर इस मामले में फंसते हैं तो क्या इसके लिए भी तहरीक इंसाफ तैयार है। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। ज़ाहिर है आप ना सिर्फ तर्जुमान हैं बल्कि लीगल टीम का भी तहरीक इंसाफ की का अहम हिस्सा हैं। आज आपने कहा कि यह फैसला रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए फैसला था, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। ना सिर्फ आप रिव्यू वापस ले रहे हैं बल्कि अमल दरामद की भी बात कर रहे हैं। 4 साल पहले ना सिर्फ आप रिव्यू में गए थे
बल्कि पहले आप रिव्यू में जाते हैं मार्च 2019 में, फिर अप्रैल 2019 में जस्टिस फाइज साहब के खिलाफ एक शिकायत आती है, मई 2019 में उनके खिलाफ रेफरेंस आता है, तहरीक इंसाफ भरपूर अंदाज में उस रेफरेंस का दिफा करती है, भरपूर अंदाज में जस्टिस फाइज साहब और उनके एहलिया के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाती है। क्या बदल गया 4 साल में कि ये फैसला अब आपको रूल ऑफ लॉ के लिए लग रहा है, उस पर अमल दरामद भी कराना आप चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि बहरहाल मैं उस केस में कौंसल नहीं था। आज मैंने पता किया है, अली ज़फ़र साहब उसमें हमारे वकील थे और हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि जी ये जजमेंट तो रूल ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो आइन की पासदारी और क़ानून की हुक्मरानी के लिए जजमेंट है। बल्कि अगर आपको याद हो, बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो पिछले साल मैंने 24 मई को पटिशन फाइल की थी, जिसमें ये कंटेनर्स और रास्तों की रुकावट थी, मैंने इसी जजमेंट पे रिलायंस किया था, जो 25 मई को फिर ये रास्ते खोलने और सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पर डिटेल ऑर्डर्स पास किए थे। जब आपने ये किया था उस वक्त भी सवाल उठा था कि जिस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू में गए, जिस जजमेंट पर तनकीद करती थी तहरीक इंसाफ, उसी का सहारा लेकर ये मुतालबा तहरीक इंसाफ कर रही है, इसलिए आज भी सवाल उठ रहा है कि आज आप उस पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं। मैं उसी पे अभी आपको जवाब मुकम्मल नहीं हुआ था। वो अली ज़फ़र साहब ने मुझे जो उसकी एक्सप्लेनेशन बयान की और आज कोर्ट में भी बताया कि हम जजमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं। वो ISI ने जो रिपोर्ट फाइल की थी, उस रिपोर्ट में एक रेफरेंस है कि PTI के कोई उलमा विंग के ख़िलाफ़ कोई ऑब्जर्वेशन आई हुई है ISI की रिपोर्ट में। उन्होंने कहा हम उसको एक्सपंज कराने के लिए आए थे, नॉट फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये आज उन्होंने वाज़ेह किया। मगर शिवसेना साहब उसमें एक और मसला है। उसमें एक मसला ये है कि उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी गया रिव्यू पटिशन में, ज़ाहिर वज़ीर आज़म के मातहत है, ISI गई, उस वक्त बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे इंटेलिजेंस एजेंसीज के और इमरान खान साहब के। पैमरा गया, पैमरा आपको पता है कि हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं जा सकता है। तहरीक इंसाफ गई, MQM इत्तिहादी थी, ये सारे के सारे गए। तो ये किसके कहने पर गए थे? सिर्फ आप नहीं गए बतौर जमात, बल्कि ये वो मातहत इदारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मातहत थे, वो भी सारे के सारे रिव्यू में गए एक साथ। देखिए, पहली बात तो ये है कि यही बात सवाल और जवाब किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये बताएं कि पैमरा एक स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसके कहने पे उसने पिटीशन फाइल की थी। और दूसरा सवाल उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो ये बताया कि किसके कहने पे पिटीशन की और आज किसके कहने पे विथड्रॉल हो रही है। तो मेरा ख्याल है ये वैलिड सवाल थे, कोर्ट ने किए और बहरहाल वो जवाब प्रॉपरली पार्टीज नहीं दे सकी। लेकिन जहां तक PTI का ताल्लुक है वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। और दूसरी बात, तहरीक इंसाफ की हद तक जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बट पैमरा का उस वक्त तहरीक इंसाफ दिफा करती थी ना। पैमरा तो सबको नोटिस करता था, जैसे आपने कहा कि आज हालात उससे भी बुरे हैं और जाहिर है आपकी बात में वजन है। मगर 2019 में जब ये सब कुछ हो रहा था और ब्रॉडकास्टर्स और जर्नलिस्ट कह रहे थे कि जी देखें पैमरा क्या कर रहा है, फिर उस वक्त के जो चेयरमैन पैमरा थे अबसार आलम साहब 2017 में, उन्होंने बताया कि कैसे जनरल फैज हमीद और इंटेलिजेंस एजेंसियां उन्हें मजबूर किया करते थे। इस फैसले में लिखा हुआ है, जिसको आप कह रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक है, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया और जाहिर उस वक्त नून लीग की हुकूमत के खिलाफ किया। तो उस वक्त तो आप साथ खड़े थे पैमरा के, राइट के भी और रिव्यू के भी। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि PTI की अगर गवर्नमेंट थी तो 100% फैसले सही नहीं हो रहे होंगे, कोई गलतियां हुई होंगी और उन गलतियों का खमियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब में इतनी जुर्रत है कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उस गलती को एडमिट भी किया है। मसलन उन्होंने कहा है कि ये फैसला गलत था रेफरेंस फाइल करने वाला। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन सबसे बड़ी गलती थी। तो इसलिए हुकूमत में बैठने वाले तमाम मुशीर, तमाम वज़रा, तमाम जो कैबिनेट के मेंबरान होते हैं वो इज्तिमाई फैसले करते हैं, वो शख्स फर्द वाहिद नहीं हुआ करता। आपने ये बड़ी अहम बात की और गलती तस्लीम करना बड़ी गलतियों से हम सबको सबक सीखना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये PTI भी उन जमातों में से शामिल है कि अगर कोई गलतियां हुई हैं तो हमें माजी से सबक सीख के आगे चलना चाहिए। आज जो बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली है, जो आइन की पामाली हो रही है, उसकी मिसाल हम मुशर्रफ के ज़माने में भी नहीं देखते। ये बड़ी आपने अहम बात की थी कि गलतियां तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और आप दुरुस्त कह रहे हैं, जब तक गलतियों को तस्लीम ना किया जाए तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो इमरान खान साहब ने जो रेफरेंस है उस हद तक इस बात को तस्लीम किया कि गलत था, फिर सदर मुमलिकत ने भी तस्लीम किया और खान साहब ने यह भी माना कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर जो है वो रेफरेंस भेजा गया था। मगर उस रेफरेंस से एक माह पहले
खबरें आ रही थी कि जनरल फैज़ हमीद बहुत एक्टिव हैं कि सारे के सारे रिव्यू में जाएं, फिर तहरीक इंसाफ भी जाती है, आईबी भी जाती है, पेमरा भी जाता है, इलेक्शन कमीशन भी जाता है, शेख रशीद भी जाते हैं, एमकेएम भी जाते हैं, और जाहिर है उस वक्त समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो ये भी गलती फिर तस्लीम करते हैं कि रिव्यू जिसको आज आप कह रहे हैं कि फैसला आइन और कानून की पासदारी के लिए था, रिव्यू भी एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ही किया गया था, और जस्टिस फाइजा के खिलाफ रेफरेंस भी इसलिए दायर किया गया था ताकि वो इस रिव्यू में ना बैठे उस फैसले के रिव्यू में जिसको आप आज आइन और कानून की पासदारी के लिए कह रहे हैं। देखिए, ये तो एक फैक्चुअल बात है, और फैक्चुअल बात अभी मेरे पास उसकी पूरी फैक्ट्स की तफसीलात नहीं है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब जेल में हैं और पार्टी में भी आपके सामने ही है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं, और हमारे बहुत सारे लीडर्स या उठाए गए हैं या वो अंडरग्राउंड हैं। ये एक फैक्ट है। जो फैक्चुअल अगर बातें हैं तो ज़ाहिर है मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि अब मैं उनका बातों का जवाब दे सकूँ, लेकिन मैं इन प्रिंसिपल एक बात कहता हूँ, प्रिंसिपली ये जजमेंट दुरुस्त है, इसका इतलाक़ होना चाहिए, इस पे अमल दरामद होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल रीडिफाइन करना चाहिए और उनको पॉलिटिक्स से बाहर होना चाहिए। उनका काम जो आइन ने उनको तफवीज़ किया है उसके मुताबिक अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम देनी चाहिए। सियासतदानों का काम है, और मकबूलियत को कबूलियत की शर्त पे सामने नहीं रखना चाहिए। ये कहना कि ये मकबूल तो हैं इमरान खान और पीटीआई, लेकिन चूंकि उनकी कबूलियत नहीं है इसलिए इनको नहीं आने देंगे। और इस एक शख्स की दुश्मनी में हमने अगर पूरे मुल्क को बेड़ागर्क करना है तो मेरा ख्याल है कि रीडिटर्मिन करना पड़ेगा उनको अपना रोल, और सब जमातों को भी और सब पार्टीज़ को भी और सब मुख्तदर तबके और हल्के और इलेक्शन कमीशन को भी ये सारी चीज़ें सोचना पड़ेंगी दोबारा कि क्या आप वो माजी की गलतियां दोबारा दोहरा के पाकिस्तान को जिस दलदल में फंसा दिया है, क्या हमने इसको निकालना है या इसमें मज़ीद हमने खराबियां पैदा करके इस मुल्क की आवाम 25 करोड़ आवाम को मज़ीद तबाही के गड्ढे में खोदना है, भेजना है। तो ये हमारे मुख्तदर तबकों और हल्कों के हाथ में है, हमारी सियासी जमातों के हाथ में है। आज भी वक्त है मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा कि हम मज़ीद गलतियां करें, हमें सोचना चाहिए और हमें अपने आप को और तमाम मुख्तदर हल्कों तबकों और इदारों को अपने आप को आइन के मुताबिक ढालना चाहिए और ये तस्लीम करना चाहिए कि अवाम का जो फैसला हो हम सब तस्लीम करें, और हम इस तरह की रुकावटें, अखाड़ पछाड़, हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना और रिगिंग करना, इलेक्शन का डिले करना, ये चीज़ें इनसे बालातर हो जाना चाहिए। अब अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो इसका खुदा न खास्ता हमें बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा भुगत चुके हैं। और शेख साहब, ये जितनी भी आपने बातें की हैं, ज़ाहिर है आइन की, कानून की पासदारी की, इसके अलावा बालादस्ती की, इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की सियासत में मेरा ख्याल है किसी भी एक बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो ये सारे काम होंगे, और आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों को पहचाना है और वो आगे इसी तरीके से बढ़ना चाहते हैं, ये भी बड़ी अहम बात है। मगर जैसे आपने कहा कि कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप एक बड़े सीनियर वकील हैं, ना सिर्फ आप बार पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं बल्कि इस्लामाबाद में होते हुए तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं, तो फैक्चुअली जब तमाम बातों को फिर तस्लीम भी करना पड़ेगा ना कि क्या क्या हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था, साथ में उन्होंने कहा कि ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। इसके अलावा जब जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस था, उसका जब फैसला आया तो जस्टिस मकबूल बाकिर का जो नोट था, इख्तलाफी नोट, उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि 7 मार्च 2019 को नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई, जबकि 10 अप्रैल 2019 को हुकूमती प्रॉक्सी शिकायत कुरुंदा डोगर ने जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। ये सब बदनीयती पर मबनी था और ये एक मुश्तरका ख्वाहिश थी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जस्टिस काजी फाइसा को धरना केस के फैसले की नज़रसानी से गैर हाजिर रखा जाए। फिर हमने देखा उनकी अहलिया के साथ क्या हुआ, उनके वालिद की डेथ हो गई थी, उसके बावजूद उनको किस तरीके से टारगेट किया गया, किस तरह एफबीआर को इस्तेमाल किया गया। ऑफिशियल्स आके कह चुके हैं, ये सारे फैक्ट्स आपने देखे, आप एक इन्फॉर्म्ड वकील हैं। ये सब गलत हुआ ना पाकिस्तान की तारीख में, जिसकी वजह से आप भी भुगत रहे हैं, मुल्क भी भुगत रहा है। इन गलतियों को तस्लीम करेंगे तो आगे जाके बेहतरी होगी। देखें, मैं अगर आपको इस वक्त ऑफिशियल पोजीशन में बैठा हूं, लेकिन अगर मैं पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें, ऑफिशियल और पर्सनल ये दो अलग अलग चीज़ें अगर हैं, तो पर्सनली हम उस वक्त भी हामिद खान की ग्रुप की हैसियत से हम उस वक्त इस रेफरेंस के ख़िलाफ़ थे और हमने उस वक्त भी काजी साहब के हक़ में ये तहरीक भी चलाई थी। लेकिन जहाँ तक ये गलतियाँ हैं या अगर कोई तफसीलात हैं, वो गलतियाँ चूँकि मैंने कहा ना कि कोई हुकूमत या कोई भी गवर्नमेंट 100% वो 100% ठीक नहीं हुआ करती। गलतियाँ माजी में ज़रूर हुई होंगी,
गवर्नमेंट से हुई होंगी, पीटीआई से भी हुई होंगी। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि अब हमने आगे चलना है, लेकिन उन गलतियां तो शायद वो कम हों जो उस वक्त हुई हैं। जो आज हो रहा है कि जिस तरह वर्कर्स उठाए जा रहे हैं, जिस तरह लीडर्स उठाए जा रहे हैं, जिस तरह बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं, खवातीन को जमानतें मिलती हैं, उनको उठा करके दोबारा पाबंद सलासल कर दिया जाता है और अदालतों में पेश नहीं किया जाता। लोगों की जमानतें 15-15 दफ़ा होने के बावजूद उनको नहीं छोड़ा जा रहा। आज इलेक्शंस का इल्तवा किया जा रहा है। 9 महीने से गैर आइनी हुकूमतें बैठी हुई हैं 2 सूबों में, मजीद आगे भी गैर आइनी बनते जा रही हैं। तो ये सारा जो तसलसल है इन सारी चीज़ों का, आज काजी फाइसा साहब के लिए उससे बड़ा चैलेंज है। कलमा हक कहना बहुत अच्छी बात है और जाबिर सुल्तान के सामने कहना उससे अच्छी बात है, लेकिन आज काजी उल क़ज़ात के ओहदे पे फायज हैं। उनको चाहिए कि आज की सिचुएशन को ज़्यादा मद्देनज़र रखें। जो तो माजी का हिस्सा हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई। आज इलेक्शन के फैसले 2 जजमेंटें आई, उसकी एग्जीक्यूशन भी नहीं हुई। आज उनके पास टाइम है, आज उनके पास वक्त है। आज मुल्क को एक नई तारीख के संगे मील के तौर पर स्टार्ट लेना चाहिए और इन फैसलों पे अमल दरामद हो जाना चाहिए। पहले जो कुछ आपके कारकुनों के साथ हो रहा है, खवातीन की जमानत होती है, दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, रहनुमाओं की जमानत होती है, फिर किसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, अदालती अहकाम की पासदारी, ये तमाम चीज़ें, फारूक हबीब साहब के हवाले से भी कल इत्तला आई, ये तमाम चीज़ें भी आपके मुतालबात जो हैं वो बहुत अहम हैं, चीफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर जब आप इस जजमेंट पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं तो बेशक जनरल फैज़ हमीद के लिए इसके असरात हों, रिपकशंस हों, बेशक वो भी इस मामले में फंस जाएं, आप कह रहे हैं कि अमल दरामद हो? जी, मेरा यही कहना मकसद है कि कोई भी शख्स हो, खा वो कोई बड़ा आदमी हो, कोई छोटा आदमी हो, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट हो, आज की एस्टैब्लिशमेंट हो। देखें, मैंने तो ये मुतालबा है कि देखें बांग्लादेश ने कैसे तरक्की की। वहाँ के एक साबिक चीफ जस्टिस और साबिक चीफ मार्शल्ला को, एडमिनिस्ट्रेटर को जब तक सजा नहीं हुई, उस मुल्क ने तरक्की नहीं की। और हमें भी ये इस प्रेसिडेंट पे अमल दरामद करना पड़ेगा। आपको आइन की बालादस्ती के लिए अदालतों को रोल अदा करना पड़ेगा, कौम को रोल अदा करना पड़ेगा, सहाफ़ियों को रोल अदा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका मुल्क किसी साइड ट्रैक पर चल सकता है। अगर हम नहीं करेंगे, आप बतौर ज़ाहिर बार पॉलिटिक्स एक अपनी हैसियत रखते हैं, मगर अब आप तर्जुमान तहरीक इंसाफ भी हैं और तहरीक इंसाफ की पोजीशन जनरल बाजवा पर तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही है, उन पर तो शदीद तनकीद रही है, मगर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट हुकूमत जाने के बाद भी इमरान खान साहब कहते रहे कि वो तो चाहते थे कि वो कंटिन्यू करें दिसंबर 2021 तक। तो आप ये कह रहे हैं कि बेशक जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ामात उनसे मुताल्लिक हैं, वो सिग्नेटरी भी हैं इस धरने के, तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं है, वो चाहते हैं इस जजमेंट पर मुकम्मल मिनोअन अमल दरामद हो। शाहज़ेब साहब, बात यह है कि जब आप अमल दरामद की बात करते हैं तो आप सिलेक्टिव अमल दरामद की बात नहीं कर सकते। फिर आप ये नहीं कह सकते कि फलां बंदे को छोड़ दिया जाए और फलां को रख लिया जाए। लेट द लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। जो कानून की नज़र में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, कानून के मुताबिक हूसोएवर इज इन्वॉल्व, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद होना चाहिए, जो भी उसमें हो माजी में। लेकिन उससे ज़्यादा आज भी उस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। आज के जो हालात हैं उस पर ज़्यादा इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि माजी में तो गलतियाँ हुई, हो गई, ख़त्म हो गई ना। आज वो तसलसल है, आज लोगों के साथ जुल्म जारी है। आज इस जुल्म को रोकना उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सजा तो आप 10 साल बाद भी दे सकते हो, किसी ने जुर्म किया है, लेकिन आज जुर्म की जो कंटिन्यूटी है इसको रोकना उससे ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया शेख हुसैन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तहरीक इंसाफ जो रिव्यू में गई थी इस केस के बाद, और रिव्यू के बाद जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, ना सिर्फ उस रेफरेंस पर अपनी गलती तस्लीम कर रही है, रिव्यू पर अपनी गलती तस्लीम कर रही है, और अब जजमेंट को आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हुए कह रही है कि उस पर मिनोअन अमल दरामद होना चाहिए, चाहे जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई हो इस जजमेंट के नतीजे में, तो भी उस पर अमल दरामद होना चाहिए। एक बहुत बड़ी शिफ्ट तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में नज़र आई है, जो कि अब इस जजमेंट को, जो कि जस्टिस काजी फाइसा था, जिसके बाद जस्टिस काजी फाइसा और उनके ख़ानदान को बहुत कुछ भुगतना पड़ा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भुगतना पड़ा। आज तहरीक इंसाफ ना सिर्फ उस रेफरेंस को गलती तस्लीम करती है, बल्कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि इस मुल्क में अगर रूल ऑफ लॉ चाहिए तो वो जजमेंट जो कि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ था, जिसके नतीजे में उन्हें सब कुछ भुगतना पड़ा और उनके खानदान को, उस पर मिनोअन अमल दरामद होना चाहिए, चाहे जनरल फैज़ हमीद इससे मुतासिर हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।